अभ्यास चीज़ों को आसान बना देता है। स्वामी विवेकानंद जी। कितना सही और सटीक कहा है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं जब हम पहली बार कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन बार बार उसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं और वो चीज़ हमें आसान भी लगने लगती है। आप सभी को अभी अभ्यास करना है। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, सिलेबस आप पूरा कर चुके हैं। इस समय आपको अपना समय का प्रबंधन करना है और सही तरीके से अभ्यास करना है। अपना टाइम टेबल बनाना है, समय सारणी बनानी है और सभी विषयों का अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही परीक्षा में आप बड़े आराम से लिख पाएंगे, बड़े आराम से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं व्यवहारिक व्याकरण के कुल 4 प्रकरण हमारे पेपर में आने वाले हैं, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और रस। और ये कुल हमारे 16 अंक के लिए आने वाले हैं और कुल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 20, जिसमें से आपको 16 प्रश्न करने हैं और 4 प्रश्न आपके ऑप्शन में रहेंगे। आप सभी जानते हैं इस बार परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। व्यवहारिक व्याकरण से आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं पर आधारित है। जैसा कि सभी टॉपिक हमारे सेम है तो हम अभ्यास कर रहे हैं, तो इसी आधार पर हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद से प्रश्न है। सबसे पहला वाक्य है, जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। हम सभी जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। यहाँ पर एक हमारा प्रधान उपवाक्य है, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। जो लोग झूठ बोलते हैं, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। हमारा दूसरा वाक्य है, मैं मंदिर गया क्योंकि मुझे दर्शन करने थे। मिश्र वाक्य में बदलिए। ये हमारा संयुक्त वाक्य है। मैं मंदिर गया एक उपवाक्य है, क्योंकि की सहायता से हमने जोड़ा है, मुझे दर्शन करने थे दूसरा उपवाक्य है। इन दोनों उपवाक्यों की सहायता से हमें मिश्र वाक्य बनाना है ताकि एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित दिखाई दे। मुझे दर्शन करने थे इसलिए मैं मंदिर गया। इस तरह से हम इसका मिश्र वाक्य बना सकते हैं। अगला वाक्य है, माताजी आकर चली गई। संयुक्त वाक्य में बदलिए। यहाँ पर हमारा सरल वाक्य दिया गया है। यहाँ पर 2 बातें हो रही है, माताजी आकर यानी माताजी आई और चली गई। इन 2 बातों की सहायता से हम 2 अलग अलग उपवाक्य बना सकते हैं और उनको हम समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जोड़ देंगे ताकि हमारा संयुक्त वाक्य बन जाए। माताजी आई और चली गई। माताजी आई एक उपवाक्य है, और की सहायता से हमने इसे जोड़ दिया है, और चली गई ये हमारा दूसरा उपवाक्य है। आइए अगला वाक्य देखते हैं, पिताजी जाएंगे या माताजी जाएगी। सरल वाक्य में बदलिए। सबसे पहले तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है, पिताजी जाएंगे या माताजी जाएंगी। या की सहायता से हमने 2 उपवाक्यों को जोड़ा है। अगर हम इसका सरल वाक्य बनाना चाहते हैं तो दोनों बातों को हम एक ही वाक्य में बनाएंगे। माताजी और पिताजी में से कौन जाएंगे। हमने दोनों बातों को एक ही वाक्य में बना दिया है ताकि अर्थ भी हमारा वही निकले जो हमारा वाक्य में दिया गया है। पिताजी जाएंगे या माताजी जाएंगी, एक तरह से पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन जाएगा। उसी के आधार पर हमने अपना सरल वाक्य बना दिया है, पिताजी और माताजी में से कौन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। कर्तृवाच्य में बदलिए। सबसे पहले तो ये हमारा कौन सा प्रकार का वाच्य है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, यानी ये कर्म वाच्य है। इसका हमें कर्तृवाच्य बनाना है। कर्तृवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ द्वारा लगा है उसको हम हटा देंगे और क्रिया में यथासंभव परिवर्तन हम करेंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। इस प्रकार से हम इसका कर्तृवाच्य बना सकते हैं। दूसरा हमारा वाक्य है, मैं चल नहीं सकती। भाववाच्य में बदलिए। सबसे पहले ये कर्तृवाच्य में दिया गया है क्योंकि कर्ता के साथ ना ही से लगा है, ना ही के द्वारा लगा है और ना ही क्रिया में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मैं चल नहीं सकती ये कर्तृवाच्य है। भाववाच्य बनाना है तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाएंगे। सबसे पहले मैं यानी कि मेरे द्वारा या मुझसे, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, दोनों ही सही हैं। मुझसे चला नहीं जा सकता या फिर मुझसे चला नहीं जाता, दोनों ही परिवर्तन सही माने जाएंगे।
अगला वाक्य है मुझसे इस कुर्सी पर नहीं बैठा जाता, कर्तृवाच्य में बदलिए। सबसे पहले देखते हैं ये किस प्रकार का वाच्य है। मुझसे इस कुर्सी पर नहीं बैठा जाता, तो ये हमारा भाववाच्य है। भाववाच्य से हमें इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया गया है, उसे हम हटा देंगे। मुझसे की जगह क्या हो जाएगा, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठता। इस प्रकार से हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बार बार आप अभ्यास करेंगे तो बड़े आराम से किसी भी प्रकार के वाक्य का परिवर्तन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जितने वाक्यों का आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप परीक्षा में इनको हल कर पाएंगे। हमारा अगला वाक्य है चलिए कॉफी पीते हैं, भाववाच्य में बदलिए। सबसे पहले तो यहाँ पर कर्ता की उपस्थिति नहीं है, सिर्फ क्रिया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें हम कल्पना कर सकते हैं कि कर्ता क्या हो सकता है। चलिए कॉफी पीते हैं, ये हमारा कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य से हमें भाववाच्य में परिवर्तन करना है और इस तरह के उदाहरण बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका भाववाच्य हम इस प्रकार से बना सकते हैं, चलिए कॉफी पी जाए। चलिए में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉफी पीते हैं उसमें हम परिवर्तन करेंगे, कॉफी पी जाए। इस तरह से हम इसका भाववाच्य बना देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि पद परिचय से संबंधित है। सबसे पहला वाक्य आपको दिया गया है, उसने सोने के कंगन बनवाए। सोने के नीचे रेखांकित किया गया है, इसका आपको पद परिचय देना है। सबसे पहले हमें पहचान करनी है, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। सोने के कंगन, सोने के ऊपर रेखांकित है, तो सोने की बात करें तो ये हमें संज्ञा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर इस वाक्य के संदर्भ में अगर हम ध्यान से देखते हैं, सोने के कंगन, तो कंगन की विशेषता बताई जा रही है कि वे क्या हैं, सोने के हैं। तो इसलिए हम इसको संज्ञा में ना रखकर हम इसको किस में रखेंगे, विशेषण में रखेंगे। सोने के का पद परिचय देंगे तो सबसे पहले ये क्या है, विशेषण है। और विशेषण भी किस प्रकार का है, गुणवाचक विशेषण। उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, कंगन के गुणों के बारे में कि कंगन कैसे हैं, सोने के हैं। लिंग और वचन की बात करते हैं तो यहाँ पर कंगन पुल्लिंग है, तो सोने के कंगन, तो सोने के भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्योंकि जो हमारा शब्द दिया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसी का लिंग हमारे उस शब्द के साथ लगता है। तो कंगन का जो लिंग होगा वही सोने के का भी लिंग होगा। वचन की बात करें तो सोने के कंगन है, यानी कि एक से ज़्यादा कंगन की बात की जा रही है। अगर सोने का कंगन होता तो एक कंगन की बात की जाती। तो ये हमारा क्या है, बहुवचन, यानी पुल्लिंग और बहुवचन। सोने के विशेषण का विशेष्य क्या है, कंगन है, इसलिए हम इसका क्या कहेंगे, कंगन विशेष्य है। इस प्रकार से सोने के हम पद परिचय दे सकते हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं, वह दौड़कर आई। दौड़कर के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी उसी का हमें पद परिचय देना है, दौड़कर। आइए सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया है, या फिर कुछ और है। वह दौड़कर आई, आना यहाँ पर क्रिया है, और आना कैसे हुआ है, दौड़कर, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो दौड़कर पद का परिचय देते समय हम क्या लिखेंगे, क्रिया विशेषण। ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण। और किस तरीके से क्रिया हो रही है, यानी रीति के बारे में बताया जा रहा है। तो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आई क्रिया का विशेषण है और आई क्रिया की रीति के बारे में बोध कराता है। इस प्रकार से हम इसका पद परिचय दे सकते हैं। हमारा अगला वाक्य है, पिताजी ने संतरे खरीदे। संतरे के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी संतरे का पद परिचय हमें देना है। सबसे पहले पहचान करते हैं, संतरे किस में आता है, संज्ञा में। संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है, संतरे यानी कि फल का नाम है। ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अगर वचन और लिंग की बात करें, पिताजी ने संतरे खरीदे। संतरा स्त्रीलिंग है और साथ में बहुत सारे संतरों की बात की जा रही है, तो ये बहुवचन है। पिताजी ने संतरे खरीदे, यानी पिताजी ने जो खरीदे हैं वो संतरे हैं, तो संतरे यहाँ कर्म का कार्य कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, कर्म कारक है। और खरीदना क्रिया का कर्म है। इस प्रकार से हम इसका पद परिचय दे सकते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, मेहमान वापस लौट गए। यहाँ पर लौट पद को रेखांकित किया गया है, यानी लौट का हमें पद परिचय देना है। लौट गए, ये दोनों ही संयुक्त क्रिया है। सिर्फ लौट के बारे में हमें बताना है, तो ये हमारी क्रिया है, लौटना। काल की बात करें तो भूतकाल है, मेहमान वापस लौट गए, यानी जा चुके हैं। गए क्रिया की पूरक क्रिया है, लौट गए दोनों हमारी संयुक्त क्रियाएं हैं। गए क्रिया पूरी हो रही है किसकी सहायता से, लौट की सहायता से। और पूरे वाक्य को अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार का वाच्य परिवर्तन है यहाँ पर, मेहमान वापस लौट गए, यानी कर्तृवाच्य है, तो कर्तृ प्रयोग किया गया है।
इस प्रकार से लोट का हम पद परिचय दे सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि रस से संबंधित है। दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? एक उदाहरण आपको दिया गया है और आपको रस बताना है। इस बार के परीक्षा पैटर्न के हिसाब से आपको उदाहरण दे दिया जाएगा और 4 रस के नाम भी दिए जाएंगे। चारों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने शेष अभय रह गया कोई नहीं, एक वृद्ध एक अंधे के सिवा। तो यहाँ पर महाभारत युद्ध के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है, यानी शोक जताया जा रहा है, दुख प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? करुण रस। जहाँ पर शोक या दुख को प्रकट किया जाता है वहाँ पर करुण रस होता है। अगला प्रश्न है शांत रस का उदाहरण दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न इस बार परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह के उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले से ही 4 विकल्प में दिए जाएंगे उदाहरण और आपको शांत रस के उदाहरण की पहचान करनी होगी। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद का अर्थ होता है विरक्ति का भाव, यानी अपनी मन की इच्छाओं को जब हम नियंत्रित कर लेते हैं, सांसारिक मोह माया से हमारा मन विरक्त हो जाता है, निर्वेद की स्थिति में पहुंच जाता है, वेदना नहीं रहती है हमारे मन में किसी के लिए भी। उस निर्वेद की स्थिति में हमारे मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति यानी प्रेम होता है। और श्रृंगार रस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम रसराज भी कहते हैं। रसों का राजा ये भी पूछ लिया जाता है किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को हम रसों का राजा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है ईश्वर के प्रति प्रेम कौन सा रस है? जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में भक्ति के भाव जागते हैं और उसको हम भक्ति रस कहते हैं। अनुभव क्या होता है? हम सभी जानते हैं रस मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। पहले 9 प्रकार के होते थे, अब 11 प्रकार के होते हैं। और साथ में रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। अनुभाव क्या होता है? हर एक रस के मूल में एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव को जगाने का काम कौन करता है? विभाव। और विभाव के जगने के बाद उसके पीछे पीछे जो भाव हमारे मन में और उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे भाव उत्पन्न होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अनुभाव। अनुभाव का अर्थ ही क्या होता है? अनुसरण करना। किसका अनुसरण करना? स्थायी भाव और विभाव का अनुसरण करना। उदाहरण के लिए क्रोध हमारा स्थायी भाव है और स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण हमारे हाव भाव, हमारी भाव भंगिमाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं जिससे वो अनुभाव के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे कि हमारा चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, चेहरे पर तनाव दिखाई देता है, क्रोध के मारे आंखें लाल हो जाती है, हमारी मुख मुद्रा बदल जाती है और गुस्से से भरी हम बातें करने लगते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? अनुभाव होते हैं जो स्थायी भाव क्रोध के पीछे पीछे आते हैं। आइए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। सही या गलत के निशान लगाने हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है सरल वाक्यों में 1 से अधिक क्रिया पदबंध आ सकते हैं, क्या ये सही है या गलत है? प्यारे विद्यार्थियों, परिभाषा को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया पदबंध होता है। जिस वाक्य में 1 से अधिक क्रिया पदबंध आते हैं वो या तो संयुक्त वाक्य होता है या फिर हमारा मिश्र वाक्य होता है। इसलिए सरल वाक्यों में 1 से अधिक क्रिया पदबंध नहीं आ सकते, तो ये हमारा वाक्य क्या है? गलत। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य अवश्य होता है। जैसा कि मिश्र वाक्य की परिभाषा कहती है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरे उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो प्रधान उपवाक्य हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन आश्रित उपवाक्य 1 से अधिक हो सकते हैं। तो ये वाक्य हमारा क्या है? मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य अवश्य होता है, बिल्कुल सही है। विशेषण उपवाक्य संयुक्त वाक्यों में आते हैं, क्या ये सही है? विशेषण उपवाक्य, उपवाक्य यानी उपवाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद थे आश्रित उपवाक्यों के, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। और इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मिश्र वाक्य में किया जाता है, संयुक्त वाक्यों में नहीं किया जाता। तो ये हमारा वाक्य क्या है? गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उद्देश्य तथा एक विधेय वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। परिभाषा के अनुसार एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। तो ये वाक्य हमारा पूर्णतः सही है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम अपनी परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम उनको हल कर पाते हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जाएं, आप उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। रेखांकित उपवाक्यों के भेद लिखिए। मिश्र वाक्य में 3 प्रकार के उपवाक्य प्रयोग किए जाते हैं जो कि आश्रित होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। और इनमें से एक प्रश्न अवश्य आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा।
आइए देखते हैं पहला वाक्य। पिताजी ने कहा था कि कल स्कूल नहीं जा सकेंगे। पिताजी ने कहा, यहाँ पर आपको रेखांकित किया गया है और ये जो उपवाक्य है इसका आपने भेद बताना है। क्या ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्यों के साथ साथ आपको प्रधान उपवाक्य भी पूछा जा सकता है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पिताजी ने कहा, इसको रेखांकित किया गया है कि कल स्कूल नहीं जा सकेंगे। पिताजी ने कहा, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है जो कि हमसे पूछा गया है। पिताजी ने कहा था कि कल स्कूल नहीं जा सकेंगे और की के बाद जो हमारा आश्रित उपवाक्य है वो है संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि पिताजी ने कहा था इस बात को पूरा किस में किया गया है, दूसरे उपवाक्य में जो कि आश्रित है और संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान करने के लिए प्रधान उपवाक्य की क्रिया में अगर क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर हमें जिस उपवाक्य में मिलता है वही संज्ञा उपवाक्य होता है। यहाँ पर कुछ और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह पुस्तक चोरी हो गई जिसे आपने दिया था। वह पुस्तक चोरी हो गई जिसे आपने दिया था। वह पुस्तक चोरी हो गई, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है और इस पुस्तक की जो बात की गई है उस पुस्तक के बारे में विशेषता बताई गई है कि उसी पुस्तक की हम बात कर रहे हैं जो आपने दी थी। वह पुस्तक चोरी हो गई जिसे आपने दिया था, तो जिसे आपने दिया था ये हमारा क्या होगा, विशेषण उपवाक्य। पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है और जिस आश्रित उपवाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग स्टेशन तब पहुंचे जब गाड़ी छूट चुकी थी। हम लोग स्टेशन तब पहुंचे, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, जब गाड़ी छूट चुकी थी। पहुंचना क्रिया है और पहुंचने की विशेषता क्या है कि हम उस समय पहुंचे तब गाड़ी छूट चुकी थी। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि जब गाड़ी छूट चुकी थी, ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। वह उस जगह चली गई जहां हर कोई नहीं जा सकता। जहां हर कोई नहीं जा सकता, इसको रेखांकित किया गया है, इसका आपने उपवाक्य का भेद बताना है। वह उस जगह चली गई, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, जहां हर कोई नहीं जा सकता, यानी चली गई, जाने की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। कहाँ चली गई, जहां हर कोई नहीं जा सकता, तो ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस प्रकार से आपको उपवाक्य की पहचान करनी आनी चाहिए। प्रधान उपवाक्य में अगर किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है और जो बताया जा रहा है वो हमारे दूसरे आश्रित उपवाक्य में है तो वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। अगर प्रधान उपवाक्य में जिसकी बात की जा रही है उसकी विशेषता अगर आश्रित उपवाक्य में बताई जा रही है तो वो हमारा विशेषण उपवाक्य होता है। और प्रधान उपवाक्य में जिस क्रिया की बात की जा रही है और उस क्रिया की विशेषता दूसरे आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है तो वहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे स्कूल से आए और सीधे खाने पर टूट पड़े। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। ये हमारा संयुक्त वाक्य है और संयुक्त वाक्य की परिभाषा कहती है दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य नहीं है तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं सोचना कि संज्ञा उपवाक्य होगा या फिर विशेषण उपवाक्य होगा या फिर आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो पहले पूरे वाक्य को ध्यान से हमें देखना है। बच्चे स्कूल से आए और सीधे खाने पर टूट पड़े, ये संयुक्त वाक्य है और संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्य प्रधान होते हैं। वैसे तो परीक्षा में ज्यादा मिश्र वाक्य दिया जाता है और मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है उसका प्रकार पूछा जाता है, लेकिन संयुक्त वाक्य भी दे दिया जाता है तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परिभाषा हमें अच्छे से आती है, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। वह इस तरह बात कर रही थी जैसे वही स्कूल की प्रिंसिपल हो। जैसे वही स्कूल की प्रिंसिपल हो, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है और इसका प्रकार आपको बताना है। वह इस तरह बात कर रही थी, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है और बात कर रही थी, किस तरीके से बात कर रही थी, कैसे बात कर रही थी, यानी बात करने की विशेषता बताई जा रही है जैसे वही स्कूल की प्रिंसिपल हो। तो बात करना क्या है, क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं और परीक्षा में जरूर इनमें से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए, यानी कि सरल वाक्य बताना है, संयुक्त वाक्य बताना है और मिश्र वाक्य बताना है। पहले आपने वाक्य को देखना है। उस नीली साड़ी वाली महिला को यहाँ बुलाइए। तो ये हमारा सरल वाक्य है। यहाँ पर एक ही वाक्य है, एक ही प्रकार की क्रिया है, किसी प्रकार के दो उपवाक्यों का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या है, सरल वाक्य। जब बिजली कौंधती है तो वह डर जाती है।
वह डर जाती है प्रधान उपवाक्य है, और कब डर जाती है यानी डरने की विशेषता क्या है, जब बिजली कौंधती है, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। अभी अभी हमने बातचीत की थी कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, वहां पर हमारा मिश्र वाक्य होता है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य। आप चुप रहें और अपना काम करें, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो हमारे प्रधान उपवाक्य हैं, दोनों को और की सहायता से जोड़ा गया है, यानी कि संयुक्त वाक्य है। माँ ने मुझसे कहा था कि उनके पैर में बहुत तकलीफ है। माँ ने मुझसे कहा था, ये प्रधान उपवाक्य है, और जो बात बताई जा रही है वो हमारे आश्रित उपवाक्य में बताई जा रही है कि उनके पैर में बहुत तकलीफ है। क्या कहा था, कि उनके पैर में बहुत तकलीफ है। दूसरा हमारा संज्ञा उपवाक्य है, और इस तरह की कंडीशन किसमें होती है, मिश्र वाक्य में। एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य यानी मिश्र वाक्य। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, साथ में आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए और इसी प्रकार से अपनी तैयारी में जुटे रहिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।